सो मूविंग फॉरवर्ड इन अवर टॉपिक, आज अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चालू करेंगे प्लांट्स का, लेकिन उसके पहले थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें तुमको पोलन ग्रेन्स के बारे में और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एनसीईआरटी के बाहर की कुछ चीज़ें बतानी है, वो फटाफट अपन कवर कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ याद रखना कि एक्साइन जो है, एक्साइन क्या है अपने को पता ही है अभी, है ना। उसको डिवाइड किया गया है एक्टेक्साइन। एक्टेक्साइन मतलब बाहर वाला पोर्शन, ठीक है। एक्टो मतलब बाहर, वो तो पता ही है अपने को, उसमें तो कोई इशू नहीं है ना। तो एक्साइन इज डिवाइडेड इनटू एक आउटर एक्टेक्साइन लेयर, एक्टो यानी बाहर, तो ये लेयर रहेगी आउटर, एंड एंड एक्साइन, ये लेयर रहेगी ऑफ कोर्स इनर। ठीक है, नॉट अ बिग डील। ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन केमिकली किया गया है। दिस डिवीजन हैज बीन डन केमिकली, समझे ना। मॉर्फोलॉजिकली अलग डिवीजन है इनका, तो केमिकली ये वाला डिवीजन है, एक्टेक्साइन एंड एक्साइन। एंड यानी अंदर वाला, एक तो यानी बाहर वाला, ऐसा। अब ये जो एक्टेक्साइन है, एक्टेक्साइन कभी कभी इसको ना ऐसे भी स्पेल करते हैं, सी की जगह के भी यूज करते हैं। एक्टेक्साइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, सबसे नीचे वाला फूट लेयर, ठीक है, उसके ऊपर बैक्यूलम। दिस बैक्यूलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलमेला। ये कॉलमेला टर्म ब्रायोफाइट्स में भी आता है, लेकिन मैंने तुमको वो सब बताया नहीं है, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, इसको कॉलमेला भी बोलते हैं। और सबसे ऊपर की लेयर रहती है टेक्टम। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली टेक्टम, फिर उसके नीचे वाली बैक्यूलम, और उसके नीचे वाली फूट लेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अपन ने कल एनसीईआरटी में डायग्राम देखा था कि पोलन ग्रेन्स कितने ब्यूटीफुल रहते हैं। मैंने तुमको बोला था कि प्रोजेक्टर पे मैं दिखाता हूँ हर साल, तुम लोग गूगल पे देखना कितने ब्यूटीफुल पोलन ग्रेन्स रहते हैं। तो वो जो ब्यूटी रहती है पोलन ग्रेन्स की, अलग अलग शेप्स रहते हैं, अलग अलग डिजाइन जो रहता है ना पोलन ग्रेन का, उसको बोलते हैं स्कल्पचरिंग। उसको बोलते हैं स्कल्पचरिंग। ठीक है, स्कल्पचरिंग ऑफ पोलन ग्रेन is due to, sculpturing of pollen grain is due to the tectum and बैक्यूलम लेयर्स। ये जो ऊपर की दो लेयर्स है ना, टेक्टम और बैक्यूलम, इन दोनों के कारण स्कल्पचरिंग ऑफ पोलन ग्रेन होता है। स्कल्पचरिंग मतलब क्या? डिजाइनिंग। पोलन ग्रेन्स के सरफेस पे जो ब्यूटीफुल डिजाइन दिखते हैं, जो पोलन ग्रेन्स के अलग अलग शेप्स दिखते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ टेक्टम एंड बैक्यूलम। ठीक है, सिंपल। ये कॉल्यूमेला या बैक्यूलम जो है, ये रॉड शेप्ड रहता है। ठीक है, बाकी इसका अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, ये तो एक हो गया, ये एनसीईआरटी के बाहर का हो गया। दूसरा, अपन ने टपेटम के फंक्शंस एनसीईआरटी के थोड़े बाहर जाकर पहले ही देख लिए है, वो एक बार रिवाइज करते हैं। और टपेटम का थोड़ा और भी तुमको कुछ बताता हूँ। जैसे टपेटम के फंक्शंस में अपन ने पहला बोला था न्यूट्रिशन, है ना, तो ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दूसरा था स्पोरोपोलिनिन रिलीज करना, लेकिन उसको अपन ने थोड़ा डिटेल में देखा था
अपन ने बोला था कि एनसीईआरटी ने तो सीधा बोल दिया है कि स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट रहता है बस, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने को पता है कि टपेटम से क्या आता है, तो टपेटम से आती है प्रोयूबिश बॉडीज, और ये प्रोयूबिश बॉडीज क्या करती है, ये अट्रैक्ट करती है स्पोरोपोलिनिन को। स्पोरोपोलिनिन भी उसने ही रिलीज किया हुआ है, ठीक है। और फिर स्पोरोपोलिनिन जब इसके ऊपर कोट हो जाता है तो उसको, उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं यूबिश बॉडीज, और ये यूबिश बॉडीज जाकर फिर वो माइक्रोस्पोर के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाती है, इससे बनता है एक्साइन, है ना। तो ये अपन ने दूसरा फंक्शन देखा था। तो अपन ने तो ये थोड़ा ऐसा डिटेल में देखा प्रोयूबिश बॉडीज वगैरह, बाकी एनसीईआरटी ने तो सीधा स्पोरोपोलिनिन रिलीज होता है टपेटम से और स्पोरोपोलिनिन ही एक्साइन बना लेता है, स्पोरोपोलिनिन ही उसके ऊपर, उसके सेल्यूलोज के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, यही बोल दिया तो ये तो कहानी खत्म हो गई इसकी। तीसरा एक और फंक्शन है टपेटम का कि वो क्या करता है, रिलीज करता है या सिक्रीट करता है क्या, तो पोलन किट, ये रिलीज करता है पोलन किट। पोलन किट क्या है, ये स्टिकी सब्सटेंस है। पोलन किट इज अ स्टिकी सब्सटेंस। तो स्टिकी सब्सटेंस होने के कारण ये क्या होता है, एनिमल्स मतलब इंसेक्ट्स वगैरह के बॉडी पे चिपक जाता है। तो पॉलिनेशन करवाने के लिए उसको सिर्फ कीड़ा फूल के पास आने से काम नहीं चलेगा ना, कीड़ा चिपकना भी तो चाहिए, कीड़े के बॉडी पे चिपकना भी तो चाहिए पोलन ग्रेन। तो इसके लिए जूफिलस प्लांट्स जो है, जू मतलब एनिमल्स, फिलस मतलब उसके थ्रू पॉलिनेशन करने वाले, तो जूफिलस प्लांट्स जो है, जो एनिमल्स की मदद से पॉलिनेशन करते हैं, उनके पोलन ग्रेन पे जनरली अपने को पोलन किट मिलता है, ठीक है। अपन ने स्पोरोपोलिनिन को बहुत भयानक चीज बोला है। स्पोरोपोलिनिन प्रोटेक्ट्स द पोलन फ्रॉम फिजिकल अटैक्स वर्ड सही नहीं रहेगा, क्या बोलेंगे अपन, चलो थिंग्स लिख देता हूँ सीधा सीधा। मतलब बेसिकली हार्ड चीज़ों से जो प्रोटेक्शन है, जैसे कहीं से जाके एकदम दीवार को टकराना, किसी पेड़ को जाके टकराना जोर से, है ना, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सब चीज़ों से बचाने का काम, पोलन ग्रेन को बचाने का काम कौन करता है, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। वेयर एज पोलन किट जो रहता है ना, वो पोलन किट क्या करता है, पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ टपेटम। एक तो न्यूट्रिशन, दूसरा स्पोरोपोलिनिन और तीसरा पोलन किट, है ना। बाकी स्कल्पचरिंग ऑफ पोलन ग्रेन भी आई गेस समझ गया है, इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ड्यू टू टेक्टम एंड बैक्यूलम लेयर्स, ठीक है। अच्छा, एक और एडिशनल चीज़ों में मुझे तुमको एक और चीज़ बतानी है, दैट इज टाइप्स ऑफ टपेटम। टाइप्स ऑफ टपेटम, टाइप्स ऑफ टपेटम में पहला रहता है सिक्रीटरी, जो सिक्रीट करेगा कुछ तो भी, है ना। इसको ग्लैंडुलर भी बोलेंगे क्योंकि ग्लैंड्स जो रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, वो भी वही काम करते हैं, कुछ ना कुछ तो भी चीज़ सिक्रीट करने का, ठीक है, इसलिए ग्लैंडुलर। दूसरा रहेगा अमीबॉइड, दूसरा रहेगा अमीबॉइड टपेटम, इसको प्लाज्मोडियल भी बोलते हैं, प्लाज्मोडियल टपेटम। तो इसको वो मलेरिया वाले प्लाज्मोडियम से इसका कोई लेना देना नहीं है, स्लाइम मोल्ड्स वाले प्लाज्मोडियम से इसका लेना देना है। स्लाइम मोल्ड्स वाले प्लाज्मोडियम में रहता है ना, सेल फ्यूज होते हैं ना एक दूसरे के साथ, और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, याद है ना, स्लाइम मोल्ड्स में। तो ये वो वाला प्लाज्मोडियम है, वैसा वाला, ठीक है। और तीसरा वाला टपेटम रहता है इन्वेजिव। इन्वेड करना मतलब अटैक करना। अपन बोलेंगे कि द इंग्लिश पीपल इन्वेडेड इंडिया इन द 19th सेंचुरी, समझ में आ रहा है। इन्वेड करना है ना, अटैक करना।
तो ये तीनों के काम कैसे हैं समझ में, नाम से ही समझ में आता है। सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर वाला क्या करेगा, सीधा सीधा सिक्रीट करेगा, जो भी उसको सिक्रीट करना है सीधा सीधा वो सिक्रीट करेगा, अपने जगह पे बैठे हुए, कहीं से निकलेगा नहीं। अपनी जगह पे जहाँ पर उसकी जो टपेटम वाली लेयर है वहाँ पर उसकी सेल्स रहेगी, और वो पोलन किट बोलो या प्रोयूबिस बॉडीज बोलो, न्यूट्रिशन बोलो, जो भी है वो बस सीधा सीधा सिक्रीट करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। मतलब मैं क्या लिखूँ मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। सिक्रीटरी ग्लैंडुलर सिक्रीट करेगा, और क्या लिखूँ, है ना। रिमेनिंग एट वन प्लेस ऐसा तो लिख नहीं सकता। तो तुम लोग समझ लो चीज़ों को कि वो अपने जगह पे रहता है, टपेटम की लेयर है, वहाँ से बस वो चीज़ों को सिक्रीट कर रहा है, नथिंग एल्स। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं। अमीबॉइड या प्लाज्मोडियम में क्या होगा, जो टपेटम की सेल्स है वो अपने सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हैं, सॉरी सेल वॉल को, एंड फ्यूज फॉर्मिंग अ प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर। कौन सा वाला प्लाज्मोडियम, मलेरिया वाला नहीं, स्लाइम मोल्ड वाला प्लाज्मोडियम, ठीक है, समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और फिर वो जो माइक्रोस्पोर्स की सेल्स है उसको पूरा वो अच्छे से अमीबा के समान एंगल्फ करेगा, एंगल्फ में खा नहीं लेगा, लेकिन उसको चारों तरफ से घेर के ऐसा बड़ा सा प्लाज्मोडियम बनाकर उसमें न्यूट्रिशन बोलो या पोलन किट बोलो या स्पोरोपोलिन बोलो, जो भी रिलीज करना है वो रिलीज करेगा, ठीक है। तो इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन तैयार हो जाएगी क्योंकि प्लाज्मोडियम बन रहा है। और इन्वेजिव वाला टपेटम रेयरली मिलता है, जैसे ये डिस्कवर हुआ था कैना में। कैना याद है ना अपना, उसका एग्जाम्पल था वो राइजोम का, ठीक है, कैना। तो कैना में ये मिलता है, कैना में डिस्कवर भी हुआ था। इन्वेजिव यानी इन्वेड करता है, अटैक करता है। तो ये क्या करता है, अटैक्स, मतलब अमीबा जैसे आगे बढ़ता है वैसे ही आगे बढ़ेगा ये भी, अटैक्स द माइक्रोस्पोर्स। अटैक मतलब वो पूरी लेयर पे ही वो अटैक कर देगा और उनके सेल्स के बीच बीच में जाकर, ठीक है। अटैक यानी एकदम वैसा वाला अटैक मत समझना, मतलब बेसिकली वो माइक्रोस्पोर वाले या फिर स्पोरोजिनस टिश्यू जो है उसमें घुसेगा, उसमें अटैक करेगा, उसमें इन्वेड करेगा और फिर न्यूट्रिशन या स्पोरोपोलिन या पोलन किट रिलीज करेगा, सिक्रीट करेगा, ठीक है। तो इसमें लेकिन हर एक सेल अपना इंडिविजुअल काम करती है, इसमें प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ टपेटम। तो इतना ही मेरे को एडिशनल फिलहाल तुमको बताना है। अभी अपन बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ, मतलब मेगा स्पोरोफिल। देखो सब कुछ सेम रहेगा, उधर बस माइक्रो था, इधर मेगा रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, है ना। मेगा स्पोरोफिल एंड बोलना चाहिए, स्लैश का मतलब हो जाएगा सेम चीज है। मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोर मदर सेल, उधर माइक्रोस्पोर मदर सेल था, उधर भी एमएमसी था, अरे यार, और इधर भी एमएमसी है। उधर मेल वाले में एमएमसी का मतलब था माइक्रोस्पोर मदर सेल, इधर मेगास्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर्स। स्पोर्स ऑलवेज जर्मिनेट, तो मेगास्पोर्स विल जर्मिनेट टू गिव राइज टू द मेगा गैमेटोफाइट, है ना। तो अभी अपन एक एक चीज शुरू करते हैं। शुरुआत अपनी हमेशा कहाँ से होती है, अपने को मालूम ही है। अपनी शुरुआत होती है दिवाकर साहब से, दिवाकर गोथे, जटपुरा गेट के पास जो रहते थे, है ना। सही में रहते थे क्या जटपुरा गेट के पास? नहीं, बिल्कुल नहीं, जर्मन आदमी था वो। इसका प्रोनाउंसिएशन भी एक्चुअली गोथे नहीं है, ये ओ के ऊपर जो 2 डॉट्स है ना, वो उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, बहुत भयानक नाम है उसका। एनीवेज, द पॉइंट इज, गोथे ने क्या बोला है, फ्लावर is nothing but a modified shoot,
है ना। और उस फ्लावर में स्टेमेंस भी रहेंगे, पिस्टिल, कार्पेल और पेटल्स एंड सेपल्स। उसमें से पेटल्स एंड सेपल्स में हमको इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो एक्सेसरी वर्ल्स है। मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, अगर ये कोई यूट्यूब चैनल रहता कमर्शियल वाला, DIY हाउ टू मेक अ बुके एट होम, तो फिर मेरे को एंथर और फिलामेंट और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा रहता। फिर मेरे को पूरा इंटरेस्ट पेटल्स और सेपल्स में रहा रहता, क्योंकि बुके में तो वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेकोरेशन के लिए सबसे वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, अपन बुके कैसे बनाने का, डेकोरेट कैसे करने का बर्थडे पार्टी के लिए, ये नहीं पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी में अपने को फ्लावर क्या है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने के कारण अपने को उसका रिप्रोडक्शन वाला एस्पेक्ट पढ़ने का है। रिप्रोडक्शन वाला एस्पेक्ट पढ़ने का होने के कारण अपने को किस चीज से मतलब रहेगा, अपने को मतलब रहेगा मेल के स्टेमेन में और फीमेल में पिस्टिल में। अपने को पिस्टिल में मतलब है ना। तो मेल वाला पोर्शन अपन ने पढ़ लिया है। तो मेल में भी मॉडिफाइड शूट था, मतलब मॉडिफाइड शूट ने मॉडिफाई होकर मेल वाला पोर्शन भी बनाया था, लेकिन वो अपन ने पिछले क्लास में ही पढ़ लिया है। इस क्लास में अपने को क्या पढ़ना है कि शूट ने मॉडिफाई होकर फीमेल के लिए कौन सा चीज बनाई, बराबर है। फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए शूट ने मॉडिफाई होकर क्या बनाया, तो इन फीमेल पार्ट शूट लीव्स दैट इज हैज बीन मॉडिफाइड टू ओवरी। तो शूट ने अगर मॉडिफाई होकर ओवरी बनाई तो इसका मतलब ओवरी क्या हो गई, ओवरी हो गई मेगा, क्योंकि फीमेल की कंसेप्ट चल रही है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है, सब डिप्लॉयड है ऑफकोर्स। और किसने मॉडिफाई किया, लीफ ने मॉडिफाई किया है, मॉडिफाइड लीफ है वो, और लीफ का एडजेक्टिव है फिल, तो ये हो जाएगा मेगा स्पोरोफिल। ओवरी विल बी द मेगा स्पोरोफिल, है ना। सिंपल चीज है। स्पोरोफिल के बारे में अपन ने क्या बोला था, तो स्पोरोफिल के बारे में अपन ने एक्चुअली स्पोरोफिल स्पोरेंजियम का डिस्क्रिप्शन टेरिडोफाइट्स में दिया हुआ है प्लांट किंगडम में, है ना। तो उसमें अपन ने क्या बोला था मेगा स्पोरोफिल के बारे में, अपन ने बोला था कि मेगा स्पोरोफिल या मेगा या माइक्रो छोड़ दो, स्पोरोफिल स्पोरेंजियम को पकड़ के रखता है, ऐसा बोला था अपन ने। स्पोरोफिल स्पोरेंजियम को पकड़ के रखता है, मतलब स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजियम रहता है, ऊपर या अंदर जो भी है, लेकिन स्पोरोफिल होल्ड्स द स्पोरेंजियम एंड स्पोरेंजियम इज व्हाट, स्पोरेंजियम इज द ऑर्गन इन विच स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बराबर। तो स्पोरोफिल मतलब ओवरी हो गई। ओवरी में वो कौन सा ऑर्गन रहेगा जो स्पोर फॉर्मेशन करेगा, तो ओवरी कंटेन्स ओव्यूल। ओव्यूल मतलब वो ऑर्गन है, ओव्यूल मतलब वो ऑर्गन है जो स्पोर फॉर्मेशन करेगा। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल, तो ओव्यूल मतलब क्या हो गया, ओव्यूल मतलब वो ऑर्गन हो गया कि नहीं, तो ये हो गया स्पोरेंजियम। ओव्यूल हो गया स्पोरेंजियम, मतलब द ऑर्गन विच परफॉर्म्स मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोर्स। भूलो मत कि मैंगो ट्री, नीम ट्री, तुलसी का प्लांट, घास, रोज, लोटस, हिबिस्कस, टमाटो, पोटैटो, है ना, जितने भी अपन ने मॉर्फोलॉजी में एग्जांपल्स देखो सब एंजियोस्पर्म्स है। और सब एंजियोस्पर्म्स है मतलब सभी में फ्लावर रहेंगे, फ्लावर में ओवरी रहेगी, ओवरी में ओव्यूल रहेगा। अब किसी में एक ओव्यूल रह सकता है, किसी में मल्टीपल ओव्यूल्स रह सकते हैं। मैंगो में एक ही ओव्यूल रहता है, ओव्यूल बिकम द सीड, तो मैंगो में एक ही सीड है मतलब एक ही ओव्यूल। पपाया में मल्टीपल ओव्यूल्स है क्योंकि मल्टीपल सीड्स है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ भी आसान चीज है बहुत। अच्छा, ये ओव्यूल कहाँ रहेंगे, तो वो भी अपने को पता है कहाँ कहाँ रह सकते हैं। तो बेस में रह सकते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन, या फिर एक्सिस में रह सकते हैं, एक्सियल प्लेसेंटेशन, या फिर इनर वॉल्स के इनफोल्डिंग्स पर रह सकते हैं, मतलब पैराइटल प्लेसेंटेशन, या फिर एक सेंट्रल एक्सिस में रह सकते हैं, मतलब सेंटर में एक ऐसा एक कॉलम रहेगा उस पर अटैच रह सकते हैं, दैट इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, है ना। कितने रह सकते हैं और कहाँ पे रह सकते हैं ओवरी के अंदर, ये अपने को इंटरेस्ट की बात ही नहीं है इस चैप्टर में। जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे तो पूरा इंपॉर्टेंस उसी चीज का था,
कि कहां पर ओव्यूल है, कितने ओव्यूल है, कौन सी मतलब किसमें G1 है, किसमें G2 है, किसमें G3 है, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलियसी, अपने को उसमें वो इंटरेस्ट था क्योंकि अपन पढ़ ही रहे थे वो एक्सटर्नल अपीयरेंस। अभी इस चैप्टर में अपने को उससे मतलब नहीं है कि कितने ओव्यूल्स है यार और क्या है, कहाँ पर लगे हुए, उसमें अपने को इंटरेस्ट नहीं है। अपने को अभी इंटरेस्ट किस चीज में है कि ओव्यूल्स करते क्या है। ये जो ओव्यूल्स है ये करते क्या है, ऐसा क्या होता है ओव्यूल्स में कि ये मियोसिस करते हैं, कौन सी सेल्स मियोसिस करते हैं, क्या करते हैं, इसमें अपने को इंटरेस्ट है ना। अब अपने को पता है कि मेल के केस में स्पोरोफिल मतलब एंथर था और स्पोरेंजियम मतलब पोलन सैक था, ये अपने को पता है। यहाँ पर स्पोरोफिल मतलब ओवरी है और स्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल है ना। तो उधर जैसे पोलन सैक में डिप्लॉयड सेल्स थी जो मियोसिस करती थी, उनको अपन ने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोला था। वैसे यहाँ पर भी डिप्लॉयड सेल्स रहेंगे जो मियोसिस करेंगे, उनको अपन मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे। लेकिन मैं सीधा सीधा यहाँ पर ऐसा एरो देकर मेगास्पोर मदर सेल ऐसा नहीं लिखूंगा, पहले अपन ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद अपन बढ़ेंगे मेगास्पोर मदर सेल की तरफ। ठीक है, तो देखो कैसा है, अपने पास है ओवरी, ठीक है, अपने पास है ओवरी। इस ओवरी को अपन ने काटा और अपन अंदर देख रहे हैं कि अपने को भी क्या दिखने वाला है, ओव्यूल कैसे दिखने वाला है। तो अपने को ओव्यूल एक भी दिख सकता है, अपने को ओव्यूल मल्टीपल भी दिख सकता है, अपने को ओव्यूल बेस में भी दिख सकता है, पैराइटल रीजन में भी दिख सकता है ना, मार्जिनल जैसे पाइजम सटाइवम, एक्साइल भी दिख सकता है, फ्री सेंट्रल भी दिख सकता है। लेकिन मैं सबसे आसान वाला डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि अपने को यहाँ पर मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ना है, मैं बनाऊंगा बेसल। ठीक है, सीधा सीधा ये ओवरी है और ओवरी के बेस में ओव्यूल लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस फिगर का नाम दे देता हूं ओवरी विथ बेसल प्लेसेंटेशन। ओवरी विथ बेसल प्लेसेंटेशन, ओवरी के बेस में प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा इज नथिंग बट न्यूट्रिटिव टिश्यू। प्लेसेंटा इज नथिंग बट न्यूट्रिटिव टिश्यू। ठीक है, इस प्लेसेंटा से इसे एक डंडी निकल रही है, इस डंडी को बोलते हैं फ्यूनिकल। और फिर इस डंडी के टिप पे क्या रहता है, तो इस डंडी की टिप पे रहती है सेल्स, इस डंडी की टिप पे सेल्स रहती है। इन सेल्स को बोलते हैं न्यूसेलस सेल्स, न्यूसेलर सेल्स, और इस रीजन का नाम रहता है न्यूसेलस। लेकिन ये सेल्स ऐसी इस डंडी के टिप पे प्रेजेंट थोड़ी रहेगी, तो गिर जाएंगे सेल्स, है ना। इसलिए फ्यूनिकल क्या करता है, फ्यूनिकल का जो टिप रहता है, फ्यूनिकल का जो एंड रहता है, यहां से ये ऐसे दो लेयर्स बनवाता है, यहां से ये ऐसे दो लेयर्स बनवाता है। और ये दो लेयर्स क्या करते हैं, तो ये दो लेयर्स इन सेल्स को कवर कर लेते हैं। ये दो लेयर्स जो फ्यूनिकल से निकले वो इन सेल्स को कवर कर लेते हैं, है ना। तो लेयर्स मतलब टेग्यूमेंट, टेग्यूमेन इसमें था ना अपने प्लेटिहेल्मिंथ में, टीनिया सोलियम के ऊपर एक टेग्यूमेन रहता है जो अपने पेट के एचसीएल से उसको बचाता है। अपने स्किन को भी अपन इंटेग्यूमेंट्री वगैरह बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया अपन ने अर्थवर्म में भी देखा है। तो इंटेग्यूमेंट मतलब कवरिंग, है ना, एपिडर्मिस टाइप। तो मैं अभी इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। अपने को क्या दिख रहा है, तो अपने को दिख रहा है एक आउटर इंटेग्यूमेंट, एक इनर इंटेग्यूमेंट। और ये कहां से तैयार हुआ, तो ये जो फ्यूनिकल था इस फ्यूनिकल के टिप से तैयार हुआ, है ना। इस तरफ भी एक आउटर इंटेग्यूमेंट और एक इनर इंटेग्यूमेंट, बराबर है। ये इस फ्यूनिकल के टिप से तैयार हुआ। क्यों तैयार हुआ, ताकि ये जो अंदर न्यूसेलर सेल्स है, ये जो अंदर
न्यूसेलर सेल्स है, इन सेल्स को कवर कर सके, अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके, बराबर। तो ये रहेगा आउटर इंटेग्यूमेंट, ये रहेगा आउटर इंटेग्यूमेंट, ये रहेगा इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट मतलब क्या है हमको पता है, इंटेग्यूमेंट इज नथिंग बट अ लेयर, इंटेग्यूमेंट इज नथिंग बट अ लेयर, है ना। और इसने किस चीज को कवर करके रखा है, तो इसने किस चीज को प्रोटेक्ट करके रखा है, तो इसने प्रोटेक्ट करके रखा है न्यूसेलर सेल्स को। तो ये जो न्यूसेलर सेल्स का रीजन है इसको अपन बोलेंगे न्यूसेलस, या न्यूसेलस की सेल्स को न्यूसेलर सेल्स बोलेंगे, जो भी है, ठीक है ना। ये क्या है, ये है फ्यूनिकल, ये है फ्यूनिकल, ठीक है। और ये जो इतना रीजन है, मतलब न्यूसेलर सेल्स कवर्ड बाय आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट, दिस कंपोजिट स्ट्रक्चर, कंपोजिट मतलब पूरा मिक्स ऐड करके, कि न्यूसेलर सेल्स को भी कंसिडर करो और इन इंटेग्यूमेंट्स को भी कंसिडर करो, ऐसा कंपोजिट। दिस कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओव्यूल, दिस कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओव्यूल, ठीक है। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द इंटेग्यूमेंट्स अराइज is called as Kalasha. Kalasha is what? The point from where the portion बोलो, the point बोलो, जहाँ से इंटेग्यूमेंट्स अराइज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कलाजा। और कलाजा के ऊपर एक पोर्शन है विच इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इज व्हाट? द रीजन वेयर the integuments are absent, the region where the integuments are absent। देखो यहाँ पर इंटेग्यूमेंट ने कवर नहीं किया है ना इसको, तो इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। अरे यार, पोलन ग्रेन में एक और चीज प्लीज ऐड कर लो, मेरे को एक और चीज याद आ गई। पोलन ग्रेन में मैंने तुमको बताया था ना कि ये जो एक्साइन है, ये एक्साइन पोलन ग्रेन को पूरे तरीके से कवर करता है, ठीक है। ये मैंने तुमको बताया था ना, ये एक्साइन है, एक्साइन के अंदर इंटाइन, इंटाइन मतलब कुछ नहीं, उसका सेल वॉल, सेलुलोज और पेक्टिन, तो ये इंटाइन है। तो एक्साइन ने इंटाइन को कवर कर लिया एक्सेप्ट एट वन पॉइंट, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज जर्मपोर, ये मैंने तुमको बताया था, है ना। तो एक चीज बस नोट कर लेना पोलन ग्रेन में कि मोनोकॉट्स आर मोनोकॉल्पेट, मतलब वन जर्म फरो, उसमें जर्म पोर भी नहीं बोलते, उसमें जर्म फरो टर्म यूज किया जाता है। और डाइकॉट्स जो है वो ट्राइकॉल्पेट रहते हैं। ट्राइकॉल्पेट मतलब ऑफ कोर्स 3 जर्म पोर्स, ठीक है। ये एक छोटा सा डेटा बस लिख लेना। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड टू अवर फीमेल पार्ट। तो माइक्रोपाइल क्या है समझ में आ गया, न्यूसेलर की सेल्स क्या है वो भी समझ में आ गया। ये जो रीजन है ना, जस्ट लाइक किडनी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइलम, है ना। हाइलम को अपन क्या डिफाइन करेंगे, हाइलम का डेफिनेशन क्या रहेगा? द पॉइंट वेयर funicle attaches the ovule, the point where funicle attaches the
ovule, that is called as hilum. The point where funicle attaches the ovule is called as hilum. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो और हाइलम के ये फ्यूनिकल के नीचे क्या रहेगा? फ्यूनिकल के नीचे रहेगा प्लेसेंटा. और स्ट्रक्चर पूरा किस में प्रेजेंट रहेगा? ओवरी में. एक ही रहेगा क्या? मैंगो में एक ही है, पपाया में बहुत सारे हैं, साइट्रस में बहुत सारे हैं. तो डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज. हमेशा बेसल रहेगा क्या? नहीं. पाइसम सटाइवम में मार्जिनल है, पपाया में पराइटल है, पी फॉर पराइटल, पी फॉर पपाया. फॉल्स सेप्टम रेपलम आ गया अगर पराइटल प्रेजेंटेशन में ही, तो उसका एग्जांपल था मस्टर्ड, है ना. एक्साइल का एग्जांपल साइट्रस, टमाटो, ब्रिंजल. फ्री सेंट्रल का एग्जांपल डायंथस एंड प्रिमरोज. बेसल में सनफ्लावर, मेरीगोल्ड. तो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है, नंबर भी और कहाँ पर है वो भी है. डायग्राम सबसे इजी करके मैंने ये वाला बनाया. कहाँ एक्साइल एक्साइल बनाते बैठने का, बाकी और कुछ नहीं. ठीक है. अच्छा, तो ये मैंने किस चीज का डायग्राम बनाया है? दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. अब ये क्या नया चक्कर आ गया? ऑर्थोट्रोपस. तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या है? तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मतलब ऐसा ओव्यूल जिसमें फ्यूनिकल, ठीक है, फ्यूनिकल, कलाजा, ये कलाजा जहां से इंटेग्यूमेंट्स अराइज हो रहे हैं, एंड माइक्रोपाइल lie in a straight line. इसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. ठीक है. इसके अलावा और भी कुछ अलग अलग प्रकार के ओव्यूल्स अपने को मॉर्फोलॉजिकली पाए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्यूनिकल है, ठीक है, और ओव्यूल जो है वो 90 डिग्री टर्न हो गया. ओव्यूल जो है वो 90 डिग्री पे टर्न हो गया, है ना. तो फ्यूनिकल और फिर कलाजा और माइक्रोपाइल उसके 90 डिग्री पे है, तो पूरा 180 नहीं घुमा है ना. तो इसको बोलेंगे हेमीट्रोपस ओव्यूल. इसको बोलेंगे हेमीट्रोपस ओव्यूल. ये कैसा है? ये है कर्व्ड एट 90 डिग्रीज. ठीक है. उसके बाद एक तीसरा वाला आएगा, उसमें क्या रहेगा? फ्यूनिकल है और ओव्यूल जो है वो 180 डिग्री पे टर्न हो गया है. ओव्यूल जो है वो ऐसा टर्न हो गया है 180 डिग्रीज पे. तो ये फ्यूनिकल, इधर कलाजा, है ना. इस तरफ कैसा है इस डायग्राम में? ये है कलाजा, ये है फ्यूनिकल और ये है माइक्रोपाइल. बराबर. इधर ये है कलाजा, ये है फ्यूनिकल और ये है माइक्रोपाइल. तो इसमें क्या हुआ है? इसमें ओव्यूल कर्व हो गया है एट 180 डिग्री. ठीक है. इसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. इसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. और ये सबसे इम्पोर्टेंट है. सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. क्यों ये सबसे इम्पोर्टेंट है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है.
फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। स्टेट बोर्ड की बुक में डेटा दिया है, लेकिन मेरे को 82% है कि 92% है, ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर डेटा नहीं लिखूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से मे बी इट इज 82%। 82% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में ये वाला पाया जाता है। तो तुमको स्टेट बोर्ड के बुक में भी ओव्यूल का डायग्राम ऑर्थोट्रोपस ही मिलेगा और एनसीईआरटी में भी तुमको ओव्यूल का डायग्राम ऑर्थोट्रोपस ही मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम प्लांट फिजियोलॉजी की बुक्स में अपने को ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का ही डायग्राम मिलेगा, क्योंकि 82%, मैं भी 82% श्योर हूँ कि वो 82% ही है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक 92 ऐसा नंबर घूम रहा है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। और वो एनसीईआरटी का नहीं है, स्टेट बोर्ड का डेटा है। स्टेट बोर्ड की बुक अभी है नहीं मेरे पास, बट 82% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स हैव ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। आई एम 82% श्योर ऑफ दैट। ठीक है, तो कुछ भी हो, गलत भी रहा मेरा डेटा, 82 की जगह 92 भी रहा, तो भी उससे तो सिर्फ मेजोरिटी बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली है। तो इन एनी केस इतने सारे एंजियोस्पर्म्स में 82 या 92 जो भी है, उतने परसेंट एंजियोस्पर्म्स में अपने को ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मिलता है। जस्ट इमेजिन, है ना। तो ऑफ कोर्स डायग्राम अपने को ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल वाला ही मिलेगा। तुम एनसीईआरटी देखो या स्टेट बोर्ड देखो, अपने को डायग्राम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल वाला ही मिलेगा। ठीक है, अब और भी कुछ प्रकार है ओव्यूल्स के, लेकिन वो काफी रेयरली मिलते हैं। एनसीईआरटी के तो इन्फॉर्मेशन के बहुत ही बियॉन्ड चले गए। एनसीईआरटी ने तो सिर्फ ऑर्थोट्रोपस ही बताया, लेकिन मैं तुमको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, अपन ने अभी तक क्या क्या देखा, तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल देखा अपन ने, हेमीट्रोपस देखा, और अरे सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, इधर भी ऑर्थो लिख दिया, इधर भी ऑर्थो लिख दिया, सॉरी। ये ऑर्थोट्रोपस है, ये हेमीट्रोपस है, इसको मैंने क्यों ऑर्थोट्रोपस लिख दिया, अनएट्रोपस है ये। अनएट्रोपस, एक्सट्रीमली सॉरी। ऑर्थोट्रोपस मतलब जिसमें फ्यूनिकल कलाजा माइक्रोपाइल लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हेमीट्रोपस मतलब विच इज कर्व्ड एट 90 डिग्री, और अनएट्रोपस मतलब विच इज कर्व्ड एट 180 डिग्री। और ये अपने को कहाँ पर मिलता है, तो 82% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में अपने को मिलता है ना। 82% एंजियोस्पर्म्स में, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में अपने को ये मिलता है अनएट्रोपस ओव्यूल विच इज कर्व्ड एट 180 डिग्री। ये हो गए 3 प्रकार, सीधा, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रकार रहता है ओव्यूल का, जिसको बोलते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस, देखो एम्फी मतलब दोनों, तो इसमें क्या होता है, दोनों मतलब बोथ। कौन बोथ, तो ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसैक। अभी एम्ब्रियोसैक कहाँ से आया समझेगा, अभी टेंशन मत लो, समझेगा एम्ब्रियोसैक क्या है, कहाँ से आया। ठीक है, बोथ ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसैक गेट कर्व्ड। ठीक है, बोथ ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसैक गेट कर्व्ड, इसको बोलेंगे एम्फीट्रोपस ओव्यूल। तो इसमें क्या होता है ना, ऐसा अपने को ऐसा ओव्यूल भी अपने को कर्व्ड दिखता है, और इसके अंदर जो एम्ब्रियोसैक रहता है वो भी ऐसा कर्व हो जाता है। एम्ब्रियोसैक भी कर्व हो जाता है, दोनों कर्व हो जाते हैं। मेरा ओव्यूल तो उतना कर्व दिख नहीं रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि ओव्यूल और एम्ब्रियोसैक दोनों बोथ गेट कर्व, तो उसको अपन बोलेंगे एम्फीट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, उसके बाद एक रहेगा कैम्पिलोट्रोपस ओव्यूल। कैम्पिलोट्रोपस में क्या होगा कि वो जो माइक्रोपाइल है, द माइक्रोपाइल टचेस द फ्यूनिकल, मतलब वो इतना ज्यादा मुड़ जाता है, वो इतना ज्यादा मुड़ जाता है
कि वो ऑलमोस्ट इसको ऐसा टच कर देता है, मतलब 180 डिग्री से भी ज्यादा कर्वेचर, अबाउट 270 डिग्रीज का कर्वेचर। 180 में तो अनएट्रोपस हो जाता है, 180 से भी और ज्यादा कर्व होगा, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 270 डिग्री अगर कर्वेचर रहा तो उसको अपन बोलेंगे कैम्पिलोट्रोपस। ठीक है, और आखिरी वाला जो है दैट इज सर्सिनोट्रोपस। आखिरी वाला जो है दैट इज सर्सिनोट्रोपस। तो इसमें क्या होता है कि द माइक्रोपाइल नहीं, द ओव्यूल रोटेट्स मोर देन 360 डिग्री। तुम बोलोगे अरे ये कैसे पॉसिबल है, मोर देन 360 डिग्री कैसे पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा इसके ऊपर एक बॉल है ओव्यूल का, फ्यूनिकल के ऊपर, ये बॉल 90 डिग्री अगर टर्न हो गया तो हेमीट्रोपस, ये बॉल अगर 180 डिग्री टर्न हो गया तो अनएट्रोपस, ये बॉल अगर 180 से भी ज्यादा टर्न हो गया है ना, ये बॉल अगर 180 से भी ज्यादा टर्न हो गया कि वो फ्यूनिकल को ही टच करने लग गया तो कैम्पिलोट्रोपस है ना, 180 से भी ज्यादा, 180 डिग्री से भी ज्यादा टर्न हो गया। और 360 से भी ज्यादा अगर टर्न हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इसने पूरा घूम के एक 360 बनाया, फिर और टर्न हुआ तो ऐसा नीचे आएगा, मतलब इस ओव्यूल को पूरा फ्यूनिकल का ऐसा कवरिंग हो जाएगा। ये जो फ्यूनिकल है पूरा उसको ऐसा कवर कर लेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे अपन रोल करेंगे किसी कारपेट वगैरह को, अपन जब रोल करते हैं तो अपन ने एक पूरा राउंड किया 360 डिग्री, उसके बाद अपन ने और 360 घुमाया, मोर देन 360, तो उसके ऊपर कारपेट रोल होने लग जाता है ना, तो वैसा वो फ्यूनिकल उसके ऊपर रोल हो जाएगा ओव्यूल के ऊपर, है ना। तो सर्सिनोट्रोपस, सर्कल से अपन इसको याद रख सकते हैं 360 डिग्री। द ओव्यूल रोटेट्स मोर देन 360 डिग्री सच दैट द फ्यूनिकल कवर्स द ओव्यूल, लपेट लेता है फ्यूनिकल ओव्यूल को, क्योंकि वो फ्यूनिकल को टच करता है कैम्पिलोट्रोपस में, उसके बाद और 360 डिग्री घूमेगा, मतलब 360 डिग्री कंप्लीट करेगा, उसके बाद मोर देन 360 डिग्री और कर्व होते ही जाएगा, तो डेफिनेटली फ्यूनिकल उसके अराउंड क्या होगा, एक लेयर बना लेगा, कवर कर लेगा उसको। तो इसको अपन बोलेंगे सर्सिनोट्रोपस। सर्कल से अपन इसको याद रख सकते हैं, सर्कल 360 डिग्री का रहता है, तो मोर देन 360 डिग्री मतलब सर्सिनोट्रोपस, ऐसा हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे फिर से एक बार। अगर फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और कलाजा एक ही लाइन में लाया करते होंगे तो ऑर्थोट्रोपस, ठीक है, सबसे इजीएस्ट वाला। अगर 90 डिग्री पे टर्न होता है तो हेमीट्रोपस, बराबर। अगर 90 डिग्री पे टर्न होता है लेकिन थोड़ा सा वो कर्व हो जाता है, मुड़ जाता है, और ओव्यूल के साथ साथ एम्ब्रियोसैक भी अगर मुड़ जाता है तो एम्फीट्रोपस, है ना। अगर 270 डिग्री के आसपास, सॉरी उसके पहले 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री अगर टर्न होता है पूरा, मतलब माइक्रोपाइल नीचे की तरफ हो गया और कलाजा ऊपर की तरफ हो गया, तो उसको बोलेंगे अनएट्रोपस ओव्यूल, विच इज फाउंड इन 82% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, which is found in 82% of angiosperms। ठीक है, मैंने क्यों ऑर्थोट्रोपस लिख दिया था पता नहीं, यहाँ पर चेंज कर देना अनएट्रोपस 180 डिग्री, तो 82% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में मिलेगा। उसके बाद 270 डिग्री वाला वो रहेगा कैम्पिलोट्रोपस, है ना, उसमें वो ऑलमोस्ट फ्यूनिकल को टच करेगा। और फिर मोर देन 360 डिग्री कर्वेचर या टर्निंग सच दैट द फ्यूनिकल क्या बोलेंगे अपन उसको, वाइंड इटसेल्फ अराउंड द ओव्यूल, तो उसको अपन बोलेंगे सर्सिनोट्रोपस। ऐसे अलग अलग प्रकार के ओव्यूल्स रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ओव्यूल, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अभी ये ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस की सेल्स है, ऑब्वियसली वो ही उसका स्पोरोजिनस टिश्यू है, तो उसमें से कौन से सेल्स मियोसिस करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, मियोसिस करके जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे उनका क्या होगा, इधर भी पोलन ग्रेन बनेगा क्या, इधर तो पोलन ग्रेन नहीं बनेगा, तो फिर इधर क्या बनेगा, ये सब जो चीजें हैं फिजियोलॉजी वाली, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।